नमस्कार। ज्ञान वेद चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम कल जो कक्षा 9 का प्रकरण पढ़ रहे थे, विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं के बारे में पढ़ रहे थे। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं ये पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो भारत की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने चर्चा की थी कल, और हमने जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसके बारे में जो हमने यहाँ विस्तार से चर्चा की थी। आज हम आगे जो दूसरे देशों की जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम आगे की जो सभ्यता है उसके बारे में, तो मिस्र की सभ्यता के बारे में आज हम देखेंगे। मिस्र की सभ्यता, इसके बारे में देखते हैं। मिस्र की सभ्यता हमने देखा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने देखा, ये सिंधु व सरस्वती दो नदियों के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। इसी प्रकार हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता देखी, जो दजला और फरात दो नदियों के जो बीच की भूमि है वहाँ, यानी नदी घाटियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। इसी तरह मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी की जो घाटी उसके किनारे पर ये विकसित हुई सभ्यता, यानी नील नदी के किनारे। मिस्र में कौन सी नदी है? नील नदी। जैसे हम भारत में गंगा को पवित्र मानते हैं, वैसे ही अफ्रीका के लोग नील नदी को क्या मानते हैं? गंगा की भांति ही पवित्र मानते हैं, क्योंकि नील नदी ही, यानी मिस्र की जो सुख समृद्धि का कारण कौन सी नदी है? नील नदी है, जिसके कारण क्या माना जाता है, उसको भी अफ्रीका के लोग भी क्या करते हैं? गंगा की भांति नील नदी को ही पवित्र मानते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मिस्र की जो सभ्यता के बारे में। तो मिस्र की सभ्यता का कोई ऐतिहासिक या जो पुख्ता वो जानकारी विश्लेषण यहाँ पर पूरा विस्तार से नहीं मिलता, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर मैं चर्चा करूँ तो इसका जो सभ्यता का विकास है वो 3400 ईसा पूर्व प्राप्त होता है, यानी माना जाता है ये ईसा पूर्व ये जो यहाँ सभ्यता विकसित हुई थी। इस सभ्यता की मैं बात करूँ तो इस सभ्यता में अलग अलग युग है। इसमें जो पिरामिड युग थे, पिरामिड युग आया, सामंती युग था, साम्राज्यवादी युग था, साम्राज्यवादी युग। इन चर्चा के इन युगों में विशेष योगदान इस पिरामिड युग का योगदान रहा। सर्वाधिक जो उपलब्धियां इस पिरामिड युग में हमें इस सभ्यता में देखने को मिलेंगी। यानी मिस्र की सभ्यता किसके किनारे हुई? नील नदी के किनारे। ये प्रश्न कई बार आता है कि मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये नील नदी के किनारे विकसित हुई। 3400 ईसा पूर्व इसे विकसित हुआ। जो राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर पता चलता है कि 3400 ईसा पूर्व ये सभ्यता विकसित हुई थी। इसमें जो तीन प्रकार के जो युग हमें देखने को मिले, पिरामिड युग, सामंती युग और साम्राज्यवादी युग। इसमें पिरामिड युग सर्वाधिक उल्लेखनीय इसमें माना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसे, जैसे हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता की और जो मेसोपोटामिया सभ्यता की, तो विशेषताएं, इसकी भी विशेषताएं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में, मिस्र का सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, मिस्र का सामाजिक जीवन, ये हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मिस्र की सभ्यता की विशेषताएं, तो ये पहली है आपकी मिस्र का सामाजिक जीवन। मिस्र के शासक थे वो क्या कहलाते थे? मिस्र के शासक, ध्यान देना, मिस्र के शासक फराओ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? फराओ। ये कई बार आता है शासक, वहां के शासक फराओ कहलाते थे। उनके बारे में कहा जाता था अपनी प्रजा पर जो है इनकी सत्ता थी वो निरंकुश थी। लोग क्या करते थे? ईश्वर का प्रतिनिधि शासक को मानते थे, यानी राजा को क्या मानते थे कि ईश्वर का प्रतिनिधि है। और यहाँ पर जनता पर जो शासन था, सत्ता थी उनकी, वो निरंकुश मानी जाती है। उच्च वर्ग में बात करूं तो उच्च वर्ग में सामंत वर्ग और पुरोहित थे, मध्यम वर्ग में व्यापारी हैं, किसान हैं, वो व्यवसायी हैं वो थे, और निम्न वर्ग में स्थिति दासयोगी थी। उनकी जो उनकी रुचि की बात करें, उनके जो साधन थे जैसे संगीत है, नृत्य है, मनोरंजन आदि इनके साधन थे। स्त्री और पुरुष क्या करते हैं? जो उच्च वर्ग के, जैसे सामंत वर्ग है, सामंत
सांस्कृतिक लोग हैं। उसके बाद पुरोहित वर्ग है, वो लोग हैं, उनके जो स्त्री पुरुष है वो क्या करते थे, आभूषण भी पहना करते थे। कुल मिलाकर इनका सामाजिक जीवन मिला जुला सामाजिक जीवन था। दूसरे हम चर्चा करें इसके आर्थिक जीवन की मैं बात करूं, मिस्र की सभ्यता का दूसरा जो पॉइंट है आपका ये देखो, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन वहां का कैसा था, हमने चर्चा की थी पहले वाली सभ्यताओं में दो प्रकार के थे आर्थिक जीवन, एक तो कृषि से संबंधित कृषि व पशुपालन, और दूसरा उनका व्यापार विनिमय से संबंधित। तो सबसे पहले हम कृषि की बात करें तो जो मिस्र के लोग हैं वो खेती, वो भी कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। जो है कपास है, इनकी वो मुख्य रूप से जो खेती करते थे। प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, मिस्र को क्या कहा जाता था, अन्न का भंडार कहा जाता था। प्राचीन मिस्र की जो सभ्यता उसको क्या कहा जाता था, अन्न का भंडार। क्यों कहा जाता था अन्न का भंडार, वो उस समय इसलिए कहा जाता था कि मिस्र में उस समय एक वर्ष में 3 बार फसल बोई जाती थी, जिसके कारण प्राचीन विश्व में मिस्र को क्या कहा जाता था, अन्न का भंडार कहा जाता था। यानी 3 जो वर्ष में 3 बार की जो फसलें वो यहाँ पर बोई जाती थी। और पशुपालन भी यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। बकरी है, ऊंट है, ये यहाँ के जो पशुपालन के लिए सुअर है, ये उनके पालतू पशु थे जिनको पशुपालक पाला करते थे। अगली जो हम देख रहे हैं व्यापार विनिमय के बारे में बात करूं तो तांबे हैं, कांसे, उनके बर्तन है जो बनाने में या उनके जो काम धंधे में वहाँ के लोग जो बहुत ही निपुण थे, मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत निपुण थे। मिस्र की जो सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो लकड़ी की नक्काशी और जो कांच पर जो चित्रकारी जो कला है वो सबसे पहले मिस्र वासियों ने यहाँ पर शुरू किया था। जब लकड़ी पर नक्काशी यहाँ उन्होंने शुरू की, उसके बाद मिस्र वासियों को तांबे के अतिरिक्त तो सारी वस्तुएं हैं वो बाहर से मंगानी पड़ती थी। हमने देखा था मिस्र के साथ हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता, उनके साथ भी व्यापारिक संबंध थे। अगली विशेषता में देखूं तो उनका धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन की हम चर्चा करें तो वो प्राकृतिक जो शक्तियों के उपासक थे मिस्र की सभ्यता में। उस समय के लोग जो है प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे, वो उनमें विश्वास करते थे। जो प्राकृतिक शक्तियों के उपासक जिनको मानते थे उनमें प्रमुख थे रा, इसको क्या कहा जाता था, सूर्य। ये कई बार आता है प्रश्न आपका ओसरिन, जो नील नदी को कहते थे, ओसरिन क्या कहा, किसको कहा जाता था, नील नदी को। और आपका सिन वो किसको कहते थे, चंद्रमा को। यानी ये 3 जो प्रमुख हैं प्राकृतिक शक्तियों के मुख्य रूप से ये उपासक थे, सूर्य की उपासना करते थे, नील नदी को गंगा की भांति पवित्र मानते थे। जैसे हम यहाँ गंगा को मानते हैं वैसे ही नील नदी को मानते थे, और चंद्रमा को भी प्राकृतिक शक्ति के रूप में ये उपासना करते थे। शुरू में तो विश्ववादी बहुदेववाद मानते थे, लेकिन बाद में एकेश्वरवाद अपना के सबसे ज्यादा उन्होंने सूर्य की उपासना पर अधिक बल दिया था। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो अगली विशेषता है वो है ज्ञान विज्ञान। उसके ज्ञान विज्ञान के बारे में क्या उपलब्धि थी मिस्र के वासियों की, ज्ञान विज्ञान के बारे में देखते हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी मिस्र वासियों ने अपना बहुत जो योगदान दिया था। उन्होंने जो तारों और सूर्य की जो गणना के आधार पर उन्होंने एक अपना कैलेंडर तैयार किया। उसके आधार पर वर्ष में उन्होंने 360 दिन जो है वो हिसाब लगाया था। उन्होंने हिसाब जैसे तारों और सूर्य की गणना की तो उन्होंने वर्ष में जो दिन माने थे वो कितने माने थे, 360 दिन माने थे। उसके बाद उन्होंने एक धूप घड़ी का भी उन्होंने आविष्कार किया था। उसके बाद उन्होंने एक अपनी खुद की वर्णमाला विकसित की थी, और उस वर्णमाला विकसित कर उन्होंने पेपरी वृक्ष, एक वृक्ष का नाम है पेपरिस, उस वृक्ष से उन्होंने कागज बनाने का कार्य भी उन्होंने शुरू कर दिया। कागज का निर्माण भी उन्होंने, एक वृक्ष था पेपरिस वृक्ष, उससे उन्होंने कागज का निर्माण करना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। अब सबसे महत्वपूर्ण जो मिस्र की सभ्यता के बारे में हमने देखा वो है पिरामिड। ये प्रश्न आपके हमेशा आता है, कई बार पूछा भी जाता है परीक्षा में। पिरामिड के बारे में बहुत बार आता है पिरामिड, ये महत्वपूर्ण है। मिस्र की सभ्यता
मिलती है ये वहाँ के हैं पिरामिड, मिस्र के पिरामिड। मिस्र वासियों का जो मान्यता थी कि उस समय सभ्यता के समय की चर्चा करूँ तो उस समय मान्यता थी कि मृत्यु के बाद जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव में क्या करती है, आत्मा निवास करती है। तो वो लोग यही मानते थे कि मरने के बाद यदि उनके शरीर में आत्मा है तब वो क्या करते थे, मरने के बाद शव पर एक विशेष प्रकार के तेल का लेपन उस शव पर करते थे। उस शव पर लेपन करने के बाद क्या करते थे, वो इनको सैकड़ों वर्षों तक वो उनको शव को सुरक्षित रख सकते थे। यानी एक विशेष प्रकार का लेपन वो करते थे शव के ऊपर, जिसके कारण सैकड़ों वर्षों तक वो शव क्या होता था, खराब नहीं होता था। जिसके कारण वो बड़े-बड़े वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिए थे, पिरामिड बना दिए थे। यानी जो समाधि बना दी जाती थी शव के ऊपर, उसको क्या कहा जाता था, पिरामिड कहा जाता था। और पिरामिड के अंदर जो रखे जो शव हैं उनको क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था, मम्मी। इसका विशेष ध्यान रखना, जो जो समाधि शव के ऊपर जो समाधियां जो बना दी जाती थी, जिनके अंदर में एक विशेष शव के ऊपर विशेष तेल का लेपन करके उनको सुरक्षित रखा जाता था, उनको क्या कहा जाता है, पिरामिड। उसके बाद उस पिरामिड के अंदर जिस शव को रखा जाता था उस शव को क्या कहा जाता था, मम्मी कहते हैं। ये प्रश्न आपके कई बार आता है, शव में रखे पिरामिड को क्या कहा जाता है, मम्मी कहा जाता है। पिरामिड की बात करूं तो मिस्र की सबसे जो सर्वोच्च कला का अनुपम जो उदाहरण वो हमें देखने को मिलता है, गीजे का पिरामिड। वो है आपका गीजे का पिरामिड। गीजे का पिरामिड आपको सबसे जो ये सर्वोच्च कला का आपको यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलेगा। ये सबसे जो उदाहरण है इसकी मैं बात करूं तो ये पिरामिड 481 फीट ऊंचा है और 755 फीट ये चौड़ा है। और इसमें 2.5 टन के 23 लाख जो पत्थर हैं वो इसमें क्या है, ये टुकड़े पत्थर के जो टुकड़े हैं वो लगे हुए। हम यहाँ चर्चा करें जो मिस्र के जो पिरामिड, गीजे के पिरामिड की मैं बात करूं, गीजे का पिरामिड ये कई बार आता है प्रश्न, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है गीजे का पिरामिड। गीजे के पिरामिड की बात करूं तो ये 481 फीट है, ये ऊंचा है, ये 755 फीट चौड़ा है और इसमें ये 2.5 टन के 23 लाख जो पत्थर के टुकड़े हैं, 23 लाख पत्थर के टुकड़े इसमें जड़े हुए हैं, किसमें, गीजे के पिरामिड में। तो ये जो सर्वोच्च कला का अनुपम यहाँ सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, इसीलिए मिस्र की सभ्यता को पिरामिड का युग भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपलब्धियां हमें जो देखने को मिलती हैं वो है पिरामिड के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार हमने मिस्र की सभ्यता का अध्ययन किया, ये नील नदी के किनारे विकसित हुई और इस घाटी की सबसे जो विशेषता थी, यहाँ के जो लोग हैं जो सबसे उनका जो धार्मिक जीवन के बारे में हमने पढ़ा, उनका आर्थिक जीवन है, उनका जो सामाजिक जीवन है, उनके बारे में हमने यहाँ पर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिस्र के वासियों की क्या योगदान रहा है हमने इसके बारे में अध्ययन किया। आगे की सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे है वो सभ्यता है चीन की सभ्यता के बारे में देखेंगे। अगली सभ्यता है चीन की सभ्यता। यह है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता की बात करते हैं तो हमने एक सबसे बड़ी खासियत देखी कि जो भी सभ्यताएं विकसित हुई वो कहाँ पर हुई, नदियों के किनारे, यानी नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई। तो ये चीन की सभ्यता भी 2 नदियों के किनारे विकसित हुई। एक नदी का नाम है हुआंगहो और दूसरी नदी है आपकी चोंगजियांग। ये 2 नदियों के किनारे ये है क्या है, नदी घाटी के किनारे चीन की सभ्यता विकसित हुई थी। ये विशेष ध्यान रखना, ये 2 नदियां हैं, इन 2 नदियों के किनारे पर ये चीन की सभ्यता विकसित हुई थी। प्रारंभिक में बात करूं तो प्रारंभिक में जो चीन की जो सभ्यता थी वो चित्रात्मक थी, यानी चित्रकला के रूप में थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, अपनी वर्णमाला विकसित कर ली थी। उसके बाद मंगोल जाति ने इस सभ्यता का विकास किया। सबसे ज्यादा योगदान कौन सी जाति का रहा था, मंगोल जाति का। ध्यान रखना, मंगोल जाति के लोगों ने इस सभ्यता को जन्म दिया और उसका विकास
किया था। जो प्रमुख राजवंश की मैं बात करूं तो जो शक्तिशाली राजवंश थे यहाँ पे सांग वंश, ये आपका चाउ वंश, सुई वंश, सूंग वंश, ये प्रमुख वंश जो रहे उन्होंने क्या किया था, चीन पर अपना कई 7 वर्षों तक अपना शासन यहाँ पर कायम किया था। सांग वंश है, चाउ वंश है, सुई वंश है, सूंग वंश है, उन्होंने यहाँ पर अपना विस्तार किया था। अब हम चीन की सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करें, कौन कौन सी विशेषताएं रही। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसका हमने जैसे बाकी सभ्यताओं में देखा है तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहले आपकी विशेषता है सामाजिक जीवन। सबसे पहले है सामाजिक जीवन, उनके लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन की मैं बात करूं चीन की सभ्यता की, तो चीन की सभ्यता उस समय में मंडारी है, कृषक है, व्यापारी है, सैनिक है, ये विभिन्न है जो यहाँ पर आपको इनमें सामाजिक जीवन में आपको ये वर्ग आपको देखने को मिलते हैं। चीन की सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है सेना में जो भर्ती लोग होते थे उस समय वो या तो अत्यंत निर्धन होते थे यानी सबसे जो गरीब होते थे, या जो एकदम अपरिश्रम यानी जो कुछ भी नहीं करने वाले होते थे, परिश्रम नहीं करते थे, या फिर जो समाज में अवांछनीय चरित्र वाले लोग क्या करते थे उस समय उनको क्या करते थे, सेना में भर्ती लेते थे। तो उस समय क्या एक जो प्रोफेसर है डेविस ने कहा भी था चीन की सभ्यता के बारे में, प्रोफेसर डेविस, उन्होंने कहा था चीन एक ऐसा देश है, यानी चीन की सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उन्होंने बताई कि ये एक ऐसा देश है जिन्होंने शांति के लिए संगठित होने का उन्होंने प्रयास किया, और एक पहली ऐसी सभ्यता है जिसमें सैनिक होना क्या माना जाता है, अपमानजनक माना जाता है। क्योंकि हमने देखा कि सेना में भर्ती कौन होते थे, वो लोग होते थे जो या तो अत्यंत गरीब होते थे या जो समाज में जिनका जो चरित्र था वो अवांछनीय था, यानी अवांछनीय चरित्र वाले लोग थे, तो उनको क्या किया जाता था, सेना में भर्ती किया जाता था। इसलिए उस समय उस सभ्यता में चीन में जो सैनिक होना क्या माना जाता था, अपमानजनक माना जाता था। परिवार की बात करें तो उस समय सामाजिक जीवन में जो है वो संयुक्त परिवार जो प्रथा प्रचलित थी, जो वयोवृद्ध जो सबसे जो वयोवृद्ध व्यक्ति है वो परिवार का मुखिया होता था। उसके बाद स्त्रियों की जो स्थिति बताते हैं वो इतनी सामान्यजनक नहीं बताई जाती है। पर्दा प्रथा ये जो है उनमें जो तलाक प्रथा है, पर्दा प्रथा वो व्याप्त थी, स्त्रियों को सम्मानजनक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अगला हम देखते हैं उनके आर्थिक जीवन के बारे में। दूसरी विशेषता है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन की मैं बात करूं तो आर्थिक जीवन में हमें हमेशा ही दो सभ्यताओं में दो प्रकार की, एक तो आपकी कृषि और दूसरा आपका है पशुपालन के बारे में। तो कृषि है वो चीन के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय भी कृषि था। जो चावल है और जो चाय है उनकी खेती बहुतायत यहाँ पर की जाती थी। कौन सी खेती, चावल और चाय, इनकी खेती बहुत स्तर पर की जाती थी। कहाँ पर, चीन में की जाती थी। यहाँ के जो मुख्य जो पशु थे जो पालते थे, जिनको है सूअर है, ऊंट है, गाय है, बकरी है, इनको मुख्य रूप से पाला जाता था। व्यापार विनिमय की बात करूं तो व्यापार के क्षेत्र में भी जो रेशम बनाना और कपड़े बुनना चीनी लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था। उनके जो दूसरे देशों की जो सभ्यता है उनके साथ बहुत ही व्यापारिक घनिष्ठ संबंध भी थे। जो सबसे जो मुख्य व्यवसाय था, जैसे वहाँ की जो चीनी है तो चीनी मिट्टी के वो बर्तन बनाना, सूती वस्त्र तैयार करना, ये उनके मुख्य व्यवसाय में थे। अगली विशेषता हम बात करते हैं तो ये है उनका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की बात करते हैं, उनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो धार्मिक जीवन की बात करूं तो चीनी लोग भी क्या करते थे, प्रकृति के उपासक थे। हमने सबसे जो आपने ध्यान देना, हमने जितनी भी सभ्यताएं पढ़ी, सबसे सभ्यता में सबसे एक खास बात ये रही कि उन सभ्यताओं में सभी सभ्यता के लोग क्या करते, प्रकृति के बड़े उपासक थे। यानी प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, जैसे मान लो पृथ्वी है, सूर्य है, जल है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, उनके जो है वो बड़े उपासक थे। उसी तरह चीन की सभ्यता के लोग भी क्या करते थे, जो प्रकृति के उपासक थे। और चीन के जो शासक था, यानी जो राजा को क्या मानते थे, ईश्वर का, राजा को क्या मानते थे कि ईश्वर का पुत्र है, यानी उस ईश्वर के पुत्र
प्रचलित थे। अब हम बात करते हैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की ये चीन की सभ्यता है, इसका क्या योगदान है। अगली विशेषता है ज्ञान विज्ञान के बारे में देखते हैं। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि चीन की सभ्यता की भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कागज है, कांच है, उद्योग है, बारूद है, उन्होंने ये आविष्कार कर लिए थे। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार भी उन्होंने किया था। ये कई बार प्रश्न, दिशा सूचक यंत्र का सबसे पहले जो आविष्कार कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। यानी चीन की सभ्यता में ये हमें देखने को मिलेंगे। वैसे उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, मैंने बताया था कागज है, छापखाना है, स्याही है, बारूद है, चित्रकला के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही दिशा सूचक जो यंत्र है उनका उन्होंने आविष्कार कर लिया था। अब हम बात करते हैं चीन की दीवार की बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हमने विश्व में हमने पिरामिड के बारे में देखा, तो यहाँ पर चीन की दीवार जो इस सभ्यता को एक विशेष जो बनाती है वो है यहाँ की चीन की दीवार की मैं बात करूँ तो चीन की दीवार है वो जो चीनी स्थापत्य कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना है। हम 7 आश्चर्यों में से देखते हैं चीन की दीवार का नाम आता है। तो इसका निर्माण है वो चीन के शासक, एक शासक था सिंह वांगदी। ये चीन का एक शासक था। सिंह वांगदी के शासक ने क्या किया था, इस चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था, उस समय हुनू के जो निरंतर हुनू जो सेना आती थी बड़ी भयानक, जो उसके साथ युद्ध होता था, जिनके कारण सारे के सारे क्या तहस नहस जिस राज्य में वो प्रवेश करती थी, तो जिसके कारण हुनू के आक्रमण से जो बचने के लिए निरंतर जो युद्ध होते थे उससे बचने के लिए जो चीनी शासक था सिंह वांगदी ने क्या किया था, चीन की दीवार का निर्माण किया था। ये दीवार की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये दीवार है वो है 1800 मील, ये 1800 मील लंबी है, ये 20 फीट चौड़ी है और 20 फीट ही ऊंची है। यानी इस दीवार की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये चीन की दीवार जो चीनी शासक ने हुनू के आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया था। ये 1800 मील लंबी है और उसके बाद 20 फीट जो चौड़ी है और 20 फीट ये ऊंची है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता बनाती है जिसके लिए आज ये विश्व में प्रसिद्ध है। तो हमने देखा था चीन की सभ्यता के बारे में, 2 नदियों के किनारे ये विकसित हुई थी चीन की सभ्यता। इनके फिर हमने सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, जो उनके बारे में हमने ज्ञान विज्ञान के बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की थी। अगली हम जो सभ्यता है वो देखेंगे, कौन सी सभ्यता आएगी आपके, यूनान की सभ्यता। यूनान की सभ्यता के बारे में देखते हैं। अगली आपकी है यूनान की सभ्यता। ये है आपकी यूनान की सभ्यता। यूनान की सभ्यता की दृष्टि से हम बात करें तो यूनान पहला यूरोपीय देश था जिसका हमने देखा कि इसका निर्माण की यदि बात करूं, यूनान की सभ्यता का जन्म तो 1500 ईसा पूर्व है, सबसे पुरानी भी मानी जाती है। यानी 1500 ईसा पूर्व ये मानते हैं कि इनका इस सभ्यता का जन्म हुआ है। ये जो यूनान है उसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ियां हैं, खाइयां हैं, गहरी खाइयां होने के कारण यूनान का जो राष्ट्र है यानी पूरा यूनान कभी भी एक राष्ट्र के रूप में नहीं बन पाया, यानी संयुक्त रूप से वो जुड़ नहीं पाए। वैसे यूनान में कई नगर राज्य थे, अलग अलग स्वतंत्र राज्य यहाँ पर थे, लेकिन जो यूनान की सभ्यता की हम बात करें तो उस समय उनके 2 प्रमुख राज्य थे। इनका कई बार आपको प्रश्न आता है, 2 प्रमुख राज्य यहाँ पर थे। एक तो है आपका स्पार्टा, दूसरा है आपका एथेंस। ये 2 जो राज्य थे ये यहाँ के जो प्रमुख जो नगर राज्य थे किसके, यूनान की सभ्यता के। ध्यान रखना यूनान नगर की सभ्यता के 2 प्रमुख राज्य, वैसे बहुत सारे कई नगर राज्य थे, या तो ये स्पार्टाकोस की तरफ थे या वो एथेंस की तरफ थे, दोनों में से थे, लेकिन जो प्रमुख जो नगर राज्य थे वो एथेंस और स्पार्टा थे। तो इसकी हम विशेषता की बात करें, यूनान की सभ्यता की बात करूं तो विशेषता में हमें ये दो प्रमुख राज्य हैं उनके बारे में विशेष ये जो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें स्पार्टा के बारे में चर्चा करें, विशेषता की मैं बात करूं। स्पार्टा जो नगर राज्य था उसमें क्या सत्ता थी
ज्ञान, सेना में भर्ती होना या उनपे जो जो उसके लिए वो योग्यता पर जोर दिया जाता था। वहाँ के निवासियों को क्या किया जाता था, कठोर अनुशासन में रहने की भी व्यवस्था की जाती थी, क्योंकि बार बार उनको जो आक्रमण सहन करना पड़ता था, उसके लिए उन्होंने क्या बना दिए थे, नियम बना दिए थे। उदाहरण के तौर पे तो ये मान लो कोई कमजोर बच्चा है तो उसको वहाँ वो क्या करते थे, पहाड़ियों से गिराकर उसको मार दिया जाता था। यानी एक कुल मिला के उस जो राज्य की बात करें तो स्पार्टन निरंकुश सत्ता थी, यानी जो बलशाली है, जिसमें ताकत है, उनको वो सेना में भर्ती किए जाते थे या उनको जो योग्यता के बल पर रखा जाता था। बाकी जैसे कमजोर बच्चों को मार दिया जाता था, बार बार आक्रमण के भय के कारण वहां से किया जाता था। स्पार्टा की मैं बात करूं, उन्होंने बहुत ही योग्य है, कुशल है उसके लिए, और हमेशा ही आंख मूंद कर जो आज्ञा पालन करने वाले नागरिकों के तो उन्होंने जो है वो हमें तैयार करने में वो सफल रहे। लेकिन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की बात करें, साहित्य की बात करें तो उनकी जो देन है वो नहीं के बराबर रही। दूसरी हम बात करें स्पार्टा के बाद में तो वो आता है आपका एथेंस। उसकी हम चर्चा करें तो एथेंस में इसके जो स्पार्टा की जो बात करें उसके बिल्कुल ये भिन्न था। इसमें कौन सा शासन था, प्रजातंत्र शासन लगा था, यानी यहाँ पर जनता क्या था, निरंकुश नहीं थी। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण यूनान की सभ्यता के बारे में, तो ये है आपका तीसरी इसकी विशेषता है। हम यहाँ पर ये इसकी विशेषता इनके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात को। तो अगली जो विशेषता है इसका पैराक्लीज़। पैराक्लीज़ के बारे में सबसे बात करें तो ये एथेंस जो हम पढ़ रहे हैं, एथेंस जो नगर राज्य है उसी का जो एक जनतांत्रिक नेता था, कौन था, पैराक्लीज़। ये ध्यान देना, ये कई बार आता है पैराक्लीज़ के बारे में। ये यूनान की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण युग हम इसको मान सकते हैं। ये एथेंस का ही एक जनतांत्रिक नेता था। वो हमेशा क्या करता था, प्रजातंत्र में विश्वास करता था। उसका मानना था कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको क्या समान न्याय का अधिकार है, यानी सभी को न्याय पाने का क्या है, समान अधिकार है। उसके शासनकाल की मैं बात करूं तो साहित्य है, कला है, उसके क्षेत्र में बहुत ही उन्नति हुई थी। गणित है, ज्योतिष है, दर्शन है, उनकी उस समय शिक्षा दी जाती थी। हमने स्पार्टा के बारे में देखा, यानी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, कला साहित्य के क्षेत्र में जो स्पार्टा की देन है वो नहीं के बराबर थी, क्योंकि हमने देखा एक तो उनको आक्रमण का भय हमेशा बना रहता था, तो वहां पर क्या कि एक सत्ता एक निरंकुश रूप में वहां पर चालू थी। इसके विपरीत हम बात करें, एथेंस की बात करें तो वहां प्रजातंत्र था, तो सभी को बराबर जो न्याय है उसका अधिकार था। जो ज्योतिष है, गणित है, साहित्य, दर्शन, उनकी जो शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर। और होमर की जो विश्व प्रसिद्ध रचना है, ये आप विशेष ध्यान रखना, मेरा इस युग में आएगा। होमर की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी थी, होमर की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं, होमर, ये प्रश्न आता है। इसकी विश्व प्रमुख जो रचनाएं थी वो थी आपकी इलियड व ओडेसी। ये इसी काल में लिखी गई थी, कौन से युग में, पैराक्लीज़ युग में। जब हम यूनान की सभ्यता की बात करें, ध्यान देना, पैराक्लीज़ युग में होमर ने विश्व जो प्रसिद्ध रचनाएं जो आज हम देखते हैं ये इसी युग की देन है, इलियड और ओडेसी। इस समय के जो विशेष ज्ञान है। उसके बाद में जो विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक है, मैं बात करूं सुकरात की, ये कई बार आता है सुकरात के बारे में। आप जो बड़ी कक्षा में उनका जो बड़े विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। सुकरात के बारे में, बहुत बड़ा जो यूनान का दार्शनिक था, ये भी उसने क्या किया था, उस समय ज्ञान और चरित्र पर विशेष बल दिया था। तो उस समय सुकरात का भी विशेष इस जो युग में बहुत बड़ा योगदान था। सुकरात के बारे में बात करूं तो अरिस्तु है, प्लेटो है, उनका भी इस काल में ये भी बहुत बड़े दार्शनिक है। यहाँ पर सुकरात के बाद अरिस्तु है, प्लेटो है, ये यहाँ पर ये भी बहुत बड़े जो दार्शनिक है। कौन से युग में थे, ये पैराक्लीज़ युग में ही ये इसी काल के ये विद्वान थे। उसके बाद में मैं बात करूं तो देवी एथेना का मंदिर एक था, वो जो देवी एथेना का मंदिर है वो भी उसकी स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर आपका कला का जो विकास है वहाँ यहाँ पर देखने को मिलेगा। विश्व प्रसिद्ध जो गणितज्ञ में बात करूं या पैराक्लीज़ की में बात करूं, पाइथागोरस, ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, वो भी पैराक्लीज़ के ही देन यहाँ पर आप इसको मान सकते
हीरोडोटस। और कौन सा था? थ्यूसिडिडिस। ये उस समय के महान इतिहासकार थे। उस समय हमने चर्चा की थी, अरस्तु भी थे, प्लेटो भी थे, सुकरात भी थे। यानी ये बहुत बड़े ये जो उस समय के पेराक्लिस के दार्शनिक यहाँ पर हुए थे। ये हमने देखा था। पाइथागोरस यहाँ पर जो बहुत बड़े महान गणितज्ञ हुए, ये पेराक्लिस यूनान की सभ्यता की महत्वपूर्ण ये उपलब्धि है। हीरोडोटस और थ्यूसिडिडिस ये यहाँ के महान इतिहासकार रहे थे। इसी कारण, इन्हीं उपलब्धियों के कारण पेराक्लिस को क्या कहा जाता है? यूनान की सभ्यता का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। लेकिन एक प्रोफेसर है डेविस ने तो यहाँ तक कह दिया था, हमने चर्चा की थी जब हम चीन की सभ्यता के बारे में, तो प्रोफेसर डेविस जो ये इतिहासकार, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने उनके यूनान की सभ्यता के बारे में यही कहा था कि ये जो पेराक्लिस युग है सिर्फ यूनान की सभ्यता का ही स्वर्ण काल नहीं है, विश्व की जो सभ्यता उसमें ही ये इसके बाद का भी क्या है? स्वर्ण काल ही रहा। यानी पूरे विश्व के इतिहास का ये स्वर्ण युग था। यहाँ पर मान सकते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके ये कई बार प्रश्न आता है पेराक्लिस युग के बारे में, यूनान की सभ्यता में पेराक्लिस युग का क्या योगदान है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें योगदान ये आपको देखने को मिलेगा पेराक्लिस युग में। हमने देखा पेराक्लिस युग में जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्रजातांत्रिक नेता था पेराक्लिस, उसने यहाँ पर न्याय की स्थापना की। गणित, ज्योतिष उस समय जो शिक्षा दी जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर बहुत बड़े दार्शनिक सुकरात हैं, प्लेटो है, अरस्तु, इसी काल में ये बड़े दार्शनिक हैं जिन्होंने ज्ञान और चरित्र पर विशेष बल दिया। पाइथागोरस नामक जो बहुत बड़े महान गणितज्ञ हुए, हीरोडोटस और थ्यूसिडिडिस जो महान इतिहासकार हुए, और जिन्होंने जो होमर, जो विश्व प्रसिद्ध रचनाएं जिनके बारे में हम चर्चा की थी अभी हमने, होमर जो जिनकी विश्व प्रसिद्ध रचनाएं थी इलियड और ओडेसी, वो भी इसी काल की देन, इसी काल में रची। इसीलिए सभ्यता को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आज हमने देखा, हमने सबसे पहले हमने मिस्र की सभ्यता के बारे में अध्ययन किया। एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं वापस। मिस्र की सभ्यता के बारे में देखा। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। हम चीन की सभ्यता के बारे में देखें तो चीन की सभ्यता हुआंगो और चांगजियांग नदी के किनारे विकसित हुई। उसके बाद हमने देखी यूनान की सभ्यता नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई। उसके बाद हम देखते हैं उनका हमने जो धार्मिक जीवन देखा, हमने मिस्र की सभ्यता का देखा, हमने चीन की सभ्यता का देखा, और हमने यूनान की सभ्यता का जो वो देखा। तो सबसे ज्यादा जो है मिस्र की सभ्यता के बारे में हमने देखा। देखो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिस्र की जो सभ्यता उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने एक कैलेंडर का भी निर्माण किया, 360 दिन की गणना की, पेपिटलस से वृक्ष का जो उन्होंने कागज का निर्माण भी किया। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो चीन की सभ्यता का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो चीन की सभ्यता ने जैसे कागज है, बारूद है, स्याही है, छापखाना है, चित्रकला, उसके क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा दिशा सूचक जो यंत्र है उसका उन्होंने जो आविष्कार किया। उसके बाद हम यूनान के क्षेत्र की बात करें तो पेराक्लिस युग हमने देखा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर बहुत बड़े इतिहासकार हुए, यहाँ पर बहुत बड़े दार्शनिक हुए उस काल के, जिनकी जो यूनान की सभ्यता में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धियां या बहुत बड़ा इनका योगदान रहा था। हमने गिज़ पिरामिड के बारे में पढ़ा, हमने चीन की दीवार के बारे में पढ़ा। तो इनको एक बार इसको वापस देखना और इसको आराम से पढ़ना और समझना।